चलिए फिर जो आज से जो आपके साथ बात करनी स्टार्ट करनी है तो हम बात करेंगे किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। आपको सिर्फ थोड़ा सा ये समझना है कि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है वो गिवन कहाँ पर है, वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करने से पहले जरा हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज़ अ राइट, फिर हम समझेंगे लीगल राइट। लीगल राइट के बाद हम बात करेंगे नेचुरल राइट पर। नेचुरल राइट के बाद हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स पर। ह्यूमन राइट्स के बाद हम बात करने वाले हैं आपके साथ सिविल राइट्स पर। सिविल राइट्स के बाद हम बात करेंगे पॉलिटिकल राइट्स पर। पॉलिटिकल राइट्स के बाद हम बात करेंगे सोशल राइट पर। सोशल राइट के बाद हम बात करेंगे आपके साथ इकोनॉमिक राइट्स पर। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, फंडामेंटल राइट गिवन कहाँ पर है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। डिटेल में पूरा चैप्टर धीरे धीरे करके हम समझेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझते हैं कि सर्टेन बेसिक राइट्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। बस सिर्फ आपको इतना ही समझना है अभी कि जो बेसिक राइट्स हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एज अ फंडामेंटल राइट्स के तौर पर हम उनको जानते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ पे जो बात आएगी वो है कि भैया ये फंडामेंटल राइट्स किस पे बेस्ड हैं। तो अब ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेस्ड हैं बिल ऑफ राइट्स पर। ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट हैं वो बेस्ड काय पर है, बिल ऑफ राइट्स पर। अब फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ राइट क्या है। तो जैसी ही बिल ऑफ राइट के बारे में बात आ रही, आप सीधा जाओगे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन पर। जैसे ही बिल ऑफ राइट के बारे में बात आ रही है, आप सीधा कहाँ पर जाने वाले हो, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन पर। एक डेट याद रखना 1789। ठीक है, एक डेट याद करने की कोशिश करना, 1789। ये डेट क्या है, ये इनेक्टेड है। ध्यान से मेरी बात समझना कि कोई पूछे कि भैया यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कब हुआ था, तो मैं उसको बोलूँ भैया कब, 1789 पर। ठीक है, फिर से ध्यान देना कि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेस्ड काय पर है, बिल ऑफ राइट्स पर। जैसे आप बिल ऑफ राइट्स पर पहुंचे उसके बाद आप सीधा कहाँ पहुंच जाओगे, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन पर। और जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की इनेक्टमेंट की डेट है वो क्या है, 1789। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ था, तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था मतलब स्टार्टिंग के टाइम पर ओरिजिनली यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। ध्यान से इस चीज को समझना कि मैं बात कर रहा हूं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जैसी कोई चीज नहीं थी। फिर मैं 1789 के बाद में सीधा पहुंचा हूं कहां पे, 1791 पे। ध्यान से समझो, 1791 पर बात कहां पे मैं कर रहा हूं, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन पर ही बात कर रहा हूं। तो 1791 पर क्या हुआ कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 अमेंडमेंट हुए, 10 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट टू 10। ठीक है, मैंने दो बातें करी। पहली वाली बात में मैंने ये वाली बात कही थी कि 1789 पर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ। उस टाइम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जैसी कोई भी बात नहीं थी। फिर मैंने बात करी 1791 पर, जहाँ पे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 अमेंडमेंट हुए हैं, और जो फर्स्ट से लेके 10 अमेंडमेंट हुए इन्हीं को ही क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट कहते हैं। अब मेरे बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी कि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट हो किस पे बेस्ड है, बिल ऑफ राइट्स पर बेस्ड है। कोई पूछे भैया बिल ऑफ राइट क्या है, तो हम बोलेंगे भैया फर्स्ट 10 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बात करी गई कि ओरिजिनली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन फंडामेंटल राइट फॉर इंडिविजुअल। ध्यान से इस चीज को समझना, ओरिजिनली कौन सी वाली डेट के बारे में बात हो रही है, 1789 के बारे में बात हो रही है। बोला कि ओरिजिनली यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन फंडामेंटल राइट फॉर इंडिविजुअल। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट, फोकस करना, इंपॉर्टेंट क्या है भैया, सिर्फ फर्स्ट 10 अमेंडमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट। ठीक है, और वो भी कहाँ पर भैया, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया भैया बिल ऑफ राइट का। उसको हमने क्या नाम दिया, बिल ऑफ राइट का नाम दिया। किसको, सिर्फ फर्स्ट 10 अमेंडमेंट को। ठीक है, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट, पास्ड बाय द कांग्रेस। ये जो कांग्रेस है वो क्या है भैया, पार्लियामेंट है, कहाँ की, यूएसए की। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद आपको कौन कौन सी बातें समझ में आई हैं कि हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 पर है गिवन, और जो हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है वो किस पे बेस्ड है, बिल ऑफ राइट पर बेस्ड है। ये बिल ऑफ राइट क्या है, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट। अमेंडमेंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या बात करेंगे कि भैया इनेक्टमेंट के टाइम पर 1789 पर यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जैसी कोई भी बात नहीं थी। ठीक है, फोकस किस में करना है, सिर्फ फर्स्ट 10 अमेंडमेंट में। क्योंकि इसके बाद में यहाँ पर एक बात आपको बता रहा हूँ कि सपोज करो मैंने कहा 14th अमेंडमेंट हुआ कहाँ पर, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो पार्ट नहीं है, किसका पार्ट नहीं, बिल ऑफ राइट का पार्ट नहीं है। इसका मतलब बिल ऑफ राइट में सिर्फ क्या आने वाले हैं, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट ही आएंगे। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, या गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट 10 अमेंडमेंट में क्या क्या अमेंड हुआ था।
ठीक है, टेक अवे क्या है, क्या फर्स्ट एंड अमेंडमेंट समझ चुके हैं, इसके बेसिस पर आप बिल ऑफ राइट समझ चुके हैं और इसके बेसिस पर आप फंडामेंटल राइट समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि अरे राइट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो बात आ रही है वो आ रही है भैया व्हाट इज अ राइट। तो राइट के बारे में बात करी गई कि राइट इज नथिंग बट अ क्लेम। ध्यान से इस चीज को समझना कि राइट के बारे में क्या बात करेगी। राइट इज नथिंग बट अ क्लेम ड्यू टू एनीवन बेस्ड ऑन अ वर्ड। देखो कौन कौन से, फेयर, जस्ट और रीजनेबल डिमांड। ध्यान से इस चीज को समझना, फेयर, जस्ट और रीजनेबल डिमांड और सपोर्टेड बाय इथिकल और मोरल प्रिंसिपल। ये क्या, व्हाट इज द राइट। सुनो क्या हो रहा है कि हम बात करें जो हमारे यहाँ पे जो राइट है ना वो इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एकदम से नहीं आया। राइट कुछ इनेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि राइट इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के पीरियड ऑफ टाइम पर क्या हुआ है, इवॉल्व हुए हैं। किस तरीके से कि हमारे पास जो स्कॉलर्स थे, हमारे यहाँ पे जो फिलोसफर्स थे, हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने इस बात को समझा कि ऑल मैन आर क्रिएटेड बाय गॉड। उन्होंने इस बात को समझा कि जितने भी लोग हैं उनको क्रिएट किसके द्वारा किया गया, गॉड के द्वारा किया गया। इसका मतलब क्या होना चाहिए भैया, उन सब के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि यह इक्वालिटी नहीं होगी, उन लोगों के बीच में होनी चाहिए लेकिन नहीं थी। तो इसलिए क्या आया, राइट की बात आई। ठीक है, तो राइट इज नथिंग बट अ क्लेम ड्यू टू एनीवन बेस्ड ऑन फेयर, जस्ट और रीजनेबल डिमांड और सपोर्टेड बाय इथिकल और मोरल प्रिंसिपल। तो राइट क्या समझोगे, आइडिया किसके दिमाग पर आ रहा है, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स और इंटेलेक्चुअल्स के दिमाग पर क्या आइडिया आया था कि ऑल मेंस आर क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है, तो राइट को किससे समझ गया, क्लेम से समझ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं भैया ये लीगल राइट क्या है। तो लीगल राइट के बारे में क्या लिखते हैं कि अ लीगल राइट ऑपरेट्स इन द पब्लिक डोमेन। पहली चीज आप इस चीज को समझो कि भैया जो लीगल राइट है ऑपरेट कहाँ पर होने वाला है, पब्लिक डोमेन पर ऑपरेट होने वाला है। ये आपके पास रियल राइट है और इन्फोर्सेबल राइट है एज इट इज गारंटेड अंडर द लॉ। ध्यान से इस चीज को समझना कि जो लीगल राइट है वो आपके पास रियल एंड इन्फोर्सेबल राइट है भाई। जो लीगल राइट है वो क्या है, आपके पास रियल और इन्फोर्सेबल राइट है। क्यों है, क्योंकि इसको गारंटी कहां से मिल रही है, अंडर द लॉ, गारंटेड अंडर द लॉ। ठीक है, क्या क्या चीजें समझे कि भैया जो आपके पास जो लीगल राइट है वो कहां पर है भैया, पब्लिक डोमेन पे। और वो क्या भैया, रियल और इन्फोर्सेबल राइट है, क्योंकि उसको गारंटी कहां से मिल रही है भैया, लॉ से मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आप वायलेशन करते हो, आपने अगर कोई भी वायलेशन करेगा किसका भैया, लीगल राइट्स का, तो उस पर क्या लगेंगी, लीगल ऑब्लिगेशंस उसको झेलनी पड़ेंगी। और जो भी वायलेटर होगा उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो क्या लाइन लिखी हुई, द वायलेशन ऑफ द लीगल राइट्स ब्रिंग इन लीगल ऑब्लिगेशन एंड द वायलेटर शैल बेयर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि इसको भैया गारंटी कहां से मिली हुई, अंडर द लॉ। और ये आपके पास रियल और इन्फोर्सेबल राइट है, रियल एंड इन्फोर्सेबल राइट। ठीक है, लीगल राइट्स आर इन्फोर्स बाय द जुडिशरी। इन्फोर्स किसके द्वारा होते हैं भैया, जुडिशरी के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि लीगल राइट्स इन्फोर्स किसके द्वारा होंगे, तो आप बोलोगे भैया जुडिशरी के द्वारा। और जो इसके जो वायलेटर है, उस वायलेटर किसका, जो लीगल राइट का जो वायलेटर है वो उसको भैया पनिशमेंट मिलेगी, वो पनिश किया जा सकता है कहां पर, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद क्या है भैया, वियर एज अ मोरल राइट इज नॉट अ लीगल राइट। ध्यान से इस चीज को समझो, इंपॉर्टेंट है कि जो मोरल राइट है आपके पास वो लीगल राइट नहीं है। जो मोरल राइट है आपके पास वो क्या, लीगल राइट नहीं है। तो लीगल राइट ना होने का मतलब क्या है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल राइट, इट्स वायलेशन डज नॉट ब्रिंग इन ऑब्लिगेशन। ध्यान से समझो, जो मोरल राइट क्या बोला, जो मोरल राइट है वो आपके पास लीगल राइट नहीं है। अगर लीगल राइट नहीं है तो इसका मतलब उन पे क्या है, इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। अगर आप उसका वायलेशन भी करोगे तो भी किसी चीज़ की ऑब्लिगेशन नहीं आने वाली है। इसको आप इस तरीके से समझो कि सपोज करते हैं, मैं बात करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल ड्रिंक करता है, इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात आ रही है, अगर आप दिल्ली पर करते हो तो दिल्ली पे भैया मोरली इन्फोर्सेबल तो है, आपको कहा जाएगा कि भैया मत करो, ये मोरली है। लेकिन आप करोगे तो आपको कोई लीगली इन्फोर्सेबिलिटी मतलब कोई आपको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर सेम ये कहानी कहाँ पर होगी भैया, बिहार पर। ध्यान से इस चीज को समझना, अगर सेम ये कहानी कहाँ पर है, बिहार पर, तो भैया वहां पर तो लॉ है सीधे सीधा अगर आपने अल्कोहल ड्रिंकिंग करा भैया लॉ पे, तो सीधा आपको सजा मिल सकती है, क्योंकि भैया वहाँ वो क्या लीगली इन्फोर्सेबल है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लीगल राइट्स मेरे हिसाब से थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये व्हाट इज द राइट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो जो हमने पे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 बिल ऑफ राइट फर्स्ट एंड अमेंडमेंट के बारे में जो बात करी वो आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। आगे देखते हैं भैया नेचुरल राइट क्या है। तो नेचुरल राइट में क्या लिख रहे हैं, आर दोज राइट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी इनहेरेंट। ध्यान से इस चीज को समझना, नेचुरल राइट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आर दोज राइट विच आर कंसिडर्ड टू बी इनहेरेंट इन एन इंडिविजुअल। ध्यान से इस चीज को समझो, नेचुरल राइट इनहेरेंट इंडिविजुअल बाय वर्च्यू हैविंग बीन बॉर्न इन दिस वर्ल्ड। अगर आप इस वर्ल्ड में आए हो, अगर आपने इस वर्ल्ड में जन्म लिया है,
अगर आपने इस वर्ल्ड में क्या लिया है, जन्म लिया है, तो आपके पास क्या है भैया, नेचुरल राइट है। आपके पास नेचुरल राइट है, क्यों? क्योंकि आपने इस वर्ल्ड में क्या लिया है, जन्म लिया है। ठीक है, तो पहला ही राइट जन्म से ही समझ में आ रहा, लाइफ, एंजॉय द राइट टू लाइफ। जो राइट टू लाइफ है वो क्या है भैया, नेचुरल राइट है। ठीक है, राइट टू कम्युनिकेट विद योर क्रिएटर, राइट टू रिलीजन। ध्यान से इस चीज़ को समझो। पहला तो लाइफ आप समझ गए कि भैया एंजॉय द राइट टू लाइफ है आपके पास, क्योंकि आपने यहाँ पर बर्थ लिया है इस वर्ल्ड पर, तो ये क्या आपके पास नेचुरल राइट है। ठीक है, लाइफ, एंजॉय द राइट टू लाइफ। उसके बाद क्या है कि जिन्होंने आपको क्या करा, आपके पास राइट है कि आप कम्युनिकेट कर सके, किसके साथ, अपने क्रिएटर के साथ, मतलब आप अपने समझ के ईश्वर के साथ बात कर सकते हैं। तो ये क्या, राइट टू कम्युनिकेट विद योर क्रिएटर। तो इसके बेसिस पर क्या बात हो रही है, राइट टू रिलीजन की बात हो रही है। नेक्स्ट है कि नेचुरल राइट्स आर मोरल राइट्स। ध्यान से इस चीज को समझो कि नेचुरल राइट्स क्या है भैया, मोरल राइट्स है। कब तक, अनलेस दे आर गारंटेड अंडर लॉ। जब तक उनको लॉ के अंदर गारंटी नहीं मिलती है तब तक भैया जो नेचुरल राइट है वो क्या है, मोरल राइट है। इस चीज को समझना। ठीक है, नेचुरल राइट, मोरल राइट्स कब तक है, जब तक उनको लॉ से गारंटी नहीं मिलती। लेकिन जैसे उनको लॉ से गारंटी मिल जाएगी तो तुरंत क्या बन जाएंगे, वो लीगल राइट बन जाएंगे। ठीक है, तो नेचुरल राइट आपके पास, मोरल राइट है कब तक, जब तक उनको लॉ से गारंटी नहीं मिलती। जैसे ही उनको लॉ से गारंटी मिल जाती है, गारंटेड अंडर लॉ, वो तुरंत ही क्या बन जाएंगे, लीगल राइट बन जाएंगे। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर मैं अगर बात करूं तो राइट टू लाइफ आपके पास नेचुरल राइट तो है, लेकिन साथ साथ लीगल और फंडामेंटल राइट भी है ना। सेम इसी तरीके से राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल राइट। और जैसे ही उनको गारंटी मिली लॉ पे तो वो सबके सब क्या बन गए, लीगल और फंडामेंटल राइट बन गए। नेक्स्ट है मेरे पास ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स को समझने से पहले जरा इस चीज़ को समझना है कि आपको मैन और ह्यूमन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड ह्यूमन, किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ उसको आप समझना। मैं मैन की बात करूँ बायोलॉजिकल एंटिटी पर, ही लिव्ड इन नेचर और वाइल्ड में। पहले के बारे में बात करूँ तो पहले के टाइम पर क्या था कि जो मैन था वो बायोलॉजिकल एंटिटी था, नेचर पे रहता था, तो अपने हिसाब से जो उसका मन करे वो करता था, कोई उसको रोकने वाला नहीं था। ठीक है, तो मैन एंजॉयड द राइट टू लाइसेंस, जो उसका मन कर रहा वो कर सकता था। किसी को मारना चाहे तो मार सकता था, अगर मैं किसी को मार सकता हूँ तो सामने वाला भी मुझको मार सकता है ना। तो राइट टू डू एनीथिंग विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पहले के टाइम पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जिसका जो मन आ रहा वो कर सकता था। लेकिन क्या आज के टाइम में है ऐसा? आंसर नहीं, आज के टाइम में तो नहीं है ऐसा। तो ह्यूमन की जब मैं बात करूं तो ह्यूमन इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। आज के टाइम में जब मैं बात करूं तो जो ह्यूमन है भैया वो मेंबर किसका, एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी का। आपका जो मन करे वो सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपका जो मन कर रहा पहले की तरह सब कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब आपने क्या करा, सरेंडर करा किसको, अपने राइट टू लाइसेंस को। ठीक है, आपने क्या करा, सरेंडर करा अपने राइट टू लाइसेंस को। सरेंडर करने के बाद क्या हो भैया, आपको सेफ्टी भी मिली और आपकी डिग्निटी का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको, मैन और ह्यूमन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल फॉर अ मैन टू लीड अ डिग्निफाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी। ध्यान से इस चीज को समझना कि अगर मैं ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी एसेंशियल का के लिए फॉर मैन टू लीड अ डिग्निफाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, दे आर मोरल राइट्स अनलेस दे आर गारंटेड अंडर लॉ वेयर दे बिकम लीगल राइट। सेम लाइन फिर से आ रही है कि आपके यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स है वो क्या भैया, मोरल राइट है। कब तक, जब तक उनको लॉ के अंडर गारंटी ना मिले। जैसे उनको लॉ से गारंटी मिल जाएगी वो क्या बन जाएंगे, लीगल राइट बन जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का के लिए कि आपको भैया डिग्निफाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस देखना है कहाँ पर, सोसाइटी पर। जैसे ही ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स क्या मोरल राइट है, जैसे ही इनको क्या मिल जाएगी, गारंटी मिल जाएगी अंडर लॉ, तो तुरंत क्या बन जाएंगे, लीगल राइट बन जाएंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत मैन और ह्यूमन के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब जैसे कि एक बात करते हैं भैया राइट टू स्टेटहुड की। राइट टू स्टेटहुड के बारे में मैं अगर बात कर रहा हूँ तो हाँ, राइट टू स्टेटहुड क्या है भैया, एक ह्यूमन राइट है। राइट टू स्टेटहुड क्या है, ह्यूमन राइट है, लेकिन वो लीगल राइट नहीं है भारत में। ध्यान से इस चीज़ को समझना। स्टेटमेंट के फॉर्म पे भैया यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ध्यान से इस चीज़ को समझो कि जो राइट टू स्टेटहुड है वो क्या है भैया, ह्यूमन राइट तो है, लेकिन भैया वो लीगल राइट नहीं है। भारत में वो लीगल राइट नहीं है। राइट टू स्टेटहुड ह्यूमन राइट है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो लीगल राइट नहीं है भारत में। तो समझो कि भैया राइट टू स्टेटहुड है क्या। इट मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल हु आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड आर एंटाइटल्ड टू अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। ध्यान से समझना कि कोई भी इंडिविजुअल है, इट मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल जिसका बर्थ हुआ इस वर्ल्ड में तो एंटाइटल्ड है किसके लिए, कि भैया किसी ना किसी स्टेट का क्या हो, मेंबर हूँ।
किसी ना किसी स्टेट का क्या हो भैया, वो मेंबर हो। मैं किसके बारे में बात करूँ, मैं राइट टू स्टेटहुड के बारे में बात करूँ। तो राइट टू स्टेटहुड क्या है भैया, एक ह्यूमन राइट है, लेकिन भैया वो लीगल राइट नहीं है भारत में। वो तुमको क्या बताता है कि जो इंडिविजुअल है भैया, वो क्या है, जो जिसने भी इस वर्ल्ड में बर्थ लिया है, वो किसी ना किसी स्टेट का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। तो राइट टू स्टेटहुड को आप किससे समझ सकते हो, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ वन और मोर कंट्री। सिटीजनशिप को हम बहुत डिटेल में आने वाले लेक्चर्स पर हम समझेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो राइट टू स्टेटहुड है उसका लिंक सीधा किससे, राइट टू सिटीजनशिप ऑफ वन और मोर कंट्री। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क है जो आपको खुद देखना है, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। आपको रोहिंग्यास के बारे में थोड़ा सा समझना है, खुद देखना, आप इसको सर्च करके। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप रोहिंग्यास को स्टेटलेस पर्सन से लिंक करना, आप इनकी हिस्ट्री देखना, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ और इंडिया के साथ। ठीक है, तब आपको राइट टू स्टेटहुड समझ में आएगा, जो आप समझ गए कि भैया ह्यूमन राइट तो है, लेकिन ये भारत में लीगल राइट नहीं है। और आप ये भी चीज़ देखना कि लीगल राइट ना होने से रोहिंग्यास की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है। नेक्स्ट है सिविल राइट्स के बारे में मैं बात करता हूँ। तो लिखा हुआ, दे आर कॉल्ड सिविल राइट्स बिकॉज विदाउट दीज राइट्स अ सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल इन अ सोसाइटी। ध्यान से इस चीज को समझना, सिविल राइट्स के बारे में क्या बोला गया, दे आर सिविल राइट्स बिकॉज बिना इनके, विदाउट दीज राइट्स ये सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है किसी सोसाइटी में। मतलब दे आर कंसिडर्ड टू बी असेंशियल फॉर इंडिविजुअल टू रियलाइज हिज फुल पोटेंशियल। ध्यान से समझना, कोई भी इंडिविजुअल अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल तभी कर सकता है जब उसके पास क्या हो भैया, सिविल राइट हो। अगर हमारे पास सिविल राइट नहीं हुए तो हम अपने फुल पोटेंशियल का कभी इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सिविल राइट्स आर एंजॉयड बाय अ पर्सन इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। ध्यान से इस चीज़ को समझ लो, इंडिविजुअल कैपेसिटी पर फोकस किया गया है, एंड नॉट एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, आप इंडिविजुअल में कितना अच्छा कर सकते हो, आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप अपने फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल कर पाओगे। अगर आपको अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है तो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास क्या सिविल राइट है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे किसी भी ग्रुप का मेंबर होने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात हो रही है। जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा। ठीक है, सारे के सारे किसके हैं, सिविल राइट्स के एग्जाम्पल है। अच्छा, और इसको यहाँ पे समझो, दे आर इंक्लूडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपने अभी समझा पार्ट 3 में क्या आता है भैया, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आर लार्जली सिविल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, फंडामेंटल राइट्स आप जितने भी देखोगे तो उसमें लार्जली आपको क्या दिखने वाले, सिविल राइट्स दिखने वाले हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी पर ध्यान रखना, और ये वाली बात याद रखना, इंडिविजुअल टू रियलाइज हिज फुल पोटेंशियल। किस में मैं बात कर रहा हूँ, सिविल राइट्स में मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपके पास पॉलिटिकल राइट्स में। तो अब देखो पॉलिटिकल राइट्स में क्या बात कही गई कि दीज आर द राइट्स विच आर इंजॉयड बाय अ पर्सन नॉट इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी बट एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड सिटीजनरी। पॉलिटिकल राइट्स में जब मैं बात कर रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, दीज आर द राइट्स विच आर इंजॉयड बाय अ पर्सन नॉट बाय हिज। ध्यान से इस चीज को समझना, पॉलिटिकल राइट्स में क्या लिखा हुआ, दीज आर द राइट्स विच आर इंजॉयड बाय अ पर्सन। कोई पर्सन इस राइट को एंजॉय तो कर रहा है, लेकिन नॉट इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात नहीं हो रही। जैसे कि अभी आपने सिविल राइट्स में देखा था ना, वहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी को फोकस किया गया था, लेकिन पॉलिटिकल राइट में नहीं है ऐसा। तो पॉलिटिकल राइट में कैसा है, बट एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप कॉल सिटीजनरी, कि आप भैया किसी ग्रुप के मेंबर हो तभी आप इन राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजनरी कहते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स समझे कि दीज आर द राइट्स विच आर इंजॉयड बाय अ पर्सन नॉट इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी बट एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड सिटीजनरी। क्या है इसमें, दीज आर द राइट्स विच आर अनेबल अ पर्सन टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। अगर आपको किसी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन पे पार्टिसिपेट करना हो, अगर आप किसी भी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भैया आपको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर होना पड़ेगा, जिसको हमने नाम क्या दिया, सिटीजनरी नाम दिया है, जो हम किस में समझेंगे, सिटीजनशिप वाला जब हम चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे तब ये बातें आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। फिलहाल राइट टू वोट के बारे में मैं बात कर सकता हूँ कि भैया मैं भारत में वोट तभी तो कर सकता हूँ जब मैं भारत का सिटीजन हूँ। अगर मैं भारत का नागरिक नहीं होता तो क्या मैं भारत में वोट कर पाता, आंसर है नहीं। तो सेम इसी तरीके से राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, अगर आपको भारत में इलेक्शन लड़ना है, अगर आपको भारत में इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो आप तभी कर सकते हो जब आप भारत के नागरिक हो। राइट टू ऑक्यूपाई पब्लिक ऑफिस सच एज प्रेसिडेंट,
बनने के लिए भैया पहले से सिटीजन बनना पड़ेगा, सेम वही प्राइम मिनिस्टर के लिए, सेम वही मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है। तो जितने भी आपके पास जो पॉलिटिकल राइट्स है ना भाई, ये कहाँ पे दिए हुए, दे आर गिवन अंडर आर्टिकल 325 और 326 एक्सेट्रा। बहुत डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, आर्टिकल 325 और 326 आने वाली क्लासेस में हम आर्टिकल 325 और 326 पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल आपको थोड़ा थोड़ा बस यही समझना है कि पॉलिटिकल राइट्स में आपको ध्यान में रखना है भैया, मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कॉल सिटीजनरी, एग्जाम्पल्स ये वाले देख लेना, ठीक है। 325 326 आने वाले टाइम पे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आपके पास क्या सोशल राइट है। दीज आर द राइट्स विच आर एसेंशियल टू एस्टैब्लिश सोशल इक्वालिटी अमंग पीपल। इंपॉर्टेंट किस में बात कर रही है सोशल राइट्स में, किससे लिंक करा गया है, सोशल इक्वालिटी से बात करी गई है, ठीक है। सोशल राइट्स को लिंक किससे करा गया है भाई, सोशल इक्वालिटी से बात करी गई है। और ये आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों में दिखने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 3 में क्या है भैया, फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सोशल राइट समझ में आ रहा है। सोशल राइट का डायरेक्ट लिंक किससे भैया, सोशल इक्वालिटी से है। ये आपको पार्ट 3 पर भी दिखेंगे और पार्ट 4 पर भी दिखेंगे। फिर बता रहा हूँ, पार्ट 3 पे क्या है भैया, फंडामेंटल राइट, और पार्ट 4 में क्या है भैया, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत डिटेल में हम आने वाले टाइम पर पढ़ेंगे। जैसे कि द राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो ये क्या आपके पास सोशल राइट है, क्योंकि किस दिमाग में क्या आ रहा है, सोशल इक्वालिटी के बारे में बात आ रही है। द राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, द प्रोहिबिशन ऑन द स्टेट टू कन्फर टाइटल्स, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट स्लेवरी एक्सेट्रा। सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सोशल राइट के, ठीक है। सोशल राइट समझ में आ रहा, सोशल इक्वालिटी से ध्यान रखना। पार्ट 3 पार्ट 4 में दिया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता लग गया। राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोहिबिशन ऑन द स्टेट ऑन टू कन्फर्म टाइटल्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट स्लेवरी, ये सब एग्जांपल्स हम बहुत डिटेल में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ने वाले हैं और डीपीएसपी पर भी इनकी चर्चा होगी। ये सारे के सारे क्या आपके पास सोशल राइट्स हैं, ठीक है। स्टेटमेंट याद रखना भैया, सोशल राइट आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों पे गिवन है। नेक्स्ट इकोनॉमिक राइट के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। इकोनॉमिक राइट जैसे ही आ रहा दिमाग में क्या आना चाहिए भैया, वेलफेयर स्टेट दिमाग में आना चाहिए। इन द कंट्री दे आर गिवन अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लो भाई लो, इकोनॉमिक राइट का जिक्र सिर्फ कहाँ पर हो रखा है, पार्ट 4 पर, मतलब फंडामेंटल राइट पे इन पे कोई भी बात नहीं है, सिर्फ कहाँ पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर ही इनकी बात हो रखी है, ठीक है। इकोनॉमिक राइट्स को ध्यान से समझना, वेलफेयर स्टेट से समझना, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से समझना, ठीक है। जैसे कि द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड्स, राइट टू मिनिमम वेजेस। जितनी बातें मैं कर रहा हूँ सब चर्चा कहाँ पर होगी, पार्ट 4 पर। पार्ट 4 पर वेलफेयर स्टेट ध्यान रखो, इकोनॉमिक राइट्स ध्यान रखो, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। तो जो आज जो हमने जो बात करी एक बार उसको हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या बात करी थी। हमने स्टार्ट कर रहा था आपके साथ ये थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 पे बिल ऑफ राइट के बारे में थोड़ी सी बात बताई थी। फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में बात हुई थी। व्हाट इज़ राइट पर हमने बात करी थी। लीगल राइट को हमने समझा, गारंटेड अंडर लॉ में समझा। उसके बाद नेचुरल राइट पर हमने बात करी है आपके साथ। ह्यूमन राइट पर हमने बात करी, डिफरेंस समझा हमने मैन और ह्यूमन के बीच में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यार आपको रोहिंग्यास के बारे में थोड़ा सा खुद जाके देखना है। स्टेटलेट्स पर्सन में समझना है, ध्यान से देखना। रोहिंग्यास को बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, इंडिया के साथ। राइट टू स्टेटहुड को हमने समझा था कि वो राइट टू स्टेटहुड ह्यूमन राइट तो है, लेकिन वो भैया लीगल राइट नहीं है भारत में। सिविल राइट्स पर हमने बात करी। फुल पोटेंशियल को ध्यान में रखना, इंडिविजुअल कैपेसिटी को ध्यान में रखना, एग्जाम्पल हमने डिस्कस करे थे। फिर हमने बात करी थी कि भैया आपको मेजॉरिटी कहाँ पर दिखने वाले हैं, पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में क्या था भैया, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर लार्जली सिविल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स के बारे में हमने बात कही थी, सिटीजनरी में ध्यान रखना। आर्टिकल 325 326 बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सोशल राइट पे फिर हमने बात करी, पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों पर गिवन है। सोशल राइट्स को सीधा सोशल इक्वालिटी से देखना, ठीक है। इकोनॉमिक राइट पर भी है वेलफेयर स्टेट, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ तक हमें बात करनी है। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में जो आपके साथ बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट्स के साथ। टिल देन